जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके सामने न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में कुछ आवश्यक पदार्थ से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा हम न्यूक्लिक एसिड के बेसिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। डीएनए और आरएनए, इन दोनों को न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। इस न्यूक्लिक एसिड की खोज करने वाले वैज्ञानिक फ्रेडरिक मिसर जी हैं। फ्रेडरिक मिसर इन्होंने न्यूक्लिक एसिड की खोज किया था, लेकिन इस न्यूक्लिक एसिड का नाम इन्होंने न्यूक्लिन रखा था। बाद में एक अल्टमान वैज्ञानिक थे, इन्होंने न्यूक्लिन नाम न रख के न्यूक्लिक एसिड रख दिया। तो न्यूक्लिक एसिड कैसे रखा? इन्होंने डीएनए और आरएनए पर विशेष स्टडी किया और बताया कि इसमें अम्लीयता का गुण पाया जाता है। काफी मेहनत के बाद इन्होंने पता लगाया कि डीएनए और आरएनए जो दोनों न्यूक्लिक एसिड होते हैं, इनमें अम्लीयता का गुण पाया जाता है। और अम्लीयता का गुण कुछ पदार्थ होते हैं जिनको, जैसे अगर हम बात करें अम्लीयता का गुण न्यूक्लिक एसिड में फास्फेट ग्रुप, फास्फोरिक एसिड या फास्फेट ग्रुप न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है। और इसमें अम्लीयता होती है फास्फोरिक एसिड में। फास्फोरिक एसिड डीएनए और आरएनए में पाया जाता है, जिसके कारण से यह दोनों अम्लीय होता है। यह डीएनए और आरएनए दोनों अम्लीय होते हैं, केवल फास्फोरिक एसिड की अम्लीयता के कारण से ये दोनों अम्लीय होते हैं। तो मैंने बताया आपको, फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लिक एसिड की खोज किया, लेकिन नाम रख दिया न्यूक्लिन। अल्टमान ने काफ़ी मेहनत के बाद ये पता लगाया कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, इनमें फास्फोरिक एसिड के कारण से अम्लीयता का गुण पाया जाता है, जिसके कारण से इन्होंने न्यूक्लिन नाम उचित न समझकर उसके स्थान पर इन्होंने न्यूक्लिक एसिड नाम रख दिया डीएनए और आरएनए का। अब डीएनए और आरएनए, थोड़ा सा जो ये न्यूक्लिक एसिड है, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो हम आपको बता दें जानकारी के लिए कि न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले सेल के अंदर न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। प्लास्टिड में पाया जाता है। राइबोसोम में पाया जाता है। और सेंट्रोसोम में भी न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। तो ये न्यूक्लिक एसिड प्राप्ति के स्थान हैं। सबसे ज़्यादा न्यूक्लिक एसिड देखा जाए तो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। इसके बाद इन कोशिकांगों में भी कुछ मात्रा में न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। न्यूक्लियस में जो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, उस न्यूक्लिक एसिड के साथ हिस्टोन प्रोटीन लग करके न्यूक्लियोसोम की रचना करते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया या अन्य पदार्थों में न्यूक्लिक एसिड जो पाया जाता है, उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण से यहाँ पर न्यूक्लियोसोम जैसा स्ट्रक्चर नहीं बनता,
केवल न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वे हिस्टोन 14 से जुड़े होते हैं। मतलब ये साफ है कि इनमें हिस्टोन 14 नहीं पाई जाती है, जिसके कारण से न्यूक्लियोसोम नहीं बन पाता है। तो न्यूक्लियोसोम के वीडियो की बात करें तो हम आपको एक नए वीडियो में न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे, ये तो खोज और नामकरण की बात हो गई और विशेष रूप से स्टडी की बात हो गई। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे कि न्यूक्लियस में जो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है किस प्रकार से होता है। जैसे मान लीजिए ये किसी सेल का न्यूक्लियस है, केंद्रक है। किसी सेल का ये क्या है, न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस मतलब केंद्रक होता है, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक होता है। इस केंद्रक के अंदर थोड़ा सा न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम लोग देख लें तो स्पेशली ये जो धागे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, इस प्रकार से जो धागे नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इस धागे नुमा स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस के अंदर हम इनको डीएनए कहते हैं। इस धागे नुमा स्ट्रक्चर को हम डीएनए कहते हैं। इस धागे नुमा स्ट्रक्चर पर गोल गोल दाने जैसे बहुत सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। गोल गोल दाने जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये पूरे धागे पर पाए जाते हैं, यानी पूरे डीएनए पर पाए जाते हैं। और इन गोल स्ट्रक्चर्स का नाम रखा गया है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम ये साइटोप्लाज्म में इस प्रकार से व्यवस्थित रहता है पतले धागे के रूप में, और ये जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसलिए इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्रोमैटिन रेटिकुलम भी कहते हैं। क्रोमैटिन रेटिकुलम भी कहते हैं। क्रोमैटिन रेटिकुलम। क्रोमैटिन रेटिकुलम, रेटिकुलम की जगह हम लोग नेटवर्क भी लिख सकते हैं। ये क्रोमैटिन है। अगर हम ये सेल डिवीजन के इंटरफेज के समय, सेल डिवीजन में इंटरफेज के समय ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। जब सेल डिवाइड होने लगती है तो ये धागे टूट जाते हैं, जगह जगह पे ये धागे टूट जाते हैं और टूट करके ये क्रोमैटिड की रचना करते हैं, क्रोमैटिड्स। बाद में ये धागे आपस में एक दूसरे से मिलकर क्रॉस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिनको हम लोग गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, जिनको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। तो आपने ये देखा कि न्यूक्लियस के अंदर ये धागे जैसे जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको हम डीएनए कहते हैं। और ये गोल जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको हम लोग न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ये धागे आप जो देख रहे हैं, इसके ऊपर ऐसे रखे नहीं गए हैं, धागे के ऊपर ये रखे नहीं गए हैं, धागे ने इनको बांध के रखा है। तो थोड़ी सी मैंने इसके बारे में जानकारी दिया, लेकिन हम मेन आपको लेकर चलते हैं टॉपिक पर। तो जैसे हम बात करें डीएनए हो या आरएनए, ये दोनों न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ये दोनों न्यूक्लिक एसिड इन पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। मैं यहाँ टिक लगा दे रहा हूँ। जो जो पदार्थ हैं, आपका एक पेंटोज शुगर है, एक नाइट्रोजन बेस है और एक फास्फोरिक एसिड।
ये तीनों पदार्थ आपस में मिलते हैं तो ये न्यूक्लिक एसिड की रचना होती है। अब ये तीनों पदार्थ अगर आपस में मिल जाएंगे तो न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। लेकिन हमने आपको बताया न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। जब इनमें अंतर होता है तो इनके बनने में या कुछ न कुछ इनके आपस में कॉम्बिनेशन से इस प्रकार से कंबाइंड होंगे कि इनमें कुछ डिफरेंसेस आएंगे या इन पदार्थों में कुछ डिफरेंस होगा जिनके कारण से ये न्यूक्लिक एसिड अलग अलग बन जाते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, क्रम से थोड़ा सा डीएनए और आरएनए के बारे में बात करेंगे, जो ये पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक एसिड होते हैं। तो सबसे पहले हम क्रम से पहले इसकी बात करेंगे, फिर इसकी बात करेंगे, फिर इसके बाद ये जो लगे हुए हैं सीरियल नंबर से, फिर इनकी बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम पेंटोज शुगर की बात करेंगे। पेंटोज शुगर क्या होता है, तो चलिए पेंटोज शुगर की बात कर लेते हैं। पेंटोज शुगर, आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये पेंटोज शुगर। जैसा कि आप नाम देख रहे हैं, पेंटोज जो शुगर है ये पेंट माने पांच कार्बन वाले शुगर हैं। ये 5 कार्बन वाले शुगर हैं, माने ऐसा शुगर जिसमें केवल 5 कार्बन होंगे उसको हम पेंटोज शुगर कहते हैं। तो ये पेंटोज शुगर डीएनए और आरएनए में पाया जाता है। तो पेंटोज जो शुगर होता है, तो चलिए इसकी विस्तृत थोड़ी सी जानकारी ले लें। पेंटोज शुगर स्पेशली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है राइबोज शुगर, और एक होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर। अगर आप इनके बारे में बढ़िया से स्टडी करेंगे तो आपको डीएनए और आरएनए के बारे में अच्छी जानकारी हो जाएगी। तो पेंटोज शुगर 2 प्रकार के होते हैं, राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर में 5 कार्बन पाया जाता है, डीऑक्सी राइबोज शुगर में भी 5 कार्बन पाए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले राइबोज शुगर की संरचना यानी स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि राइबोज शुगर की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। राइबोज शुगर की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। इसके एक कार्नर पर ऑक्सीजन लगा होता है, बाकी जो आपको एक कार्नर दिख रहे हैं यहाँ पर आपको कार्बन दिखेगा, यहाँ पर भी आपको कार्बन दिखेगा, यहाँ पर भी आपको कार्बन दिखेगा, यहाँ पर भी कार्बन दिखेगा। अभी मैंने 4 ही कार्बन बनाया, तो एक कार्बन और बना लेते हैं। ये इस प्रकार से चूंकि राइबोज शुगर है, इसमें 5 कार्बन हैं, तो इसके पूरे स्ट्रक्चर को हम दिखाते हैं। यहाँ आप अंदर बाहर या तो दोनों, आप बाहर बाहर बॉन्ड दिखा सकते हैं, और इनसे आपको जोड़ना पड़ेगा हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड। यहाँ भी आपको हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड जोड़ना पड़ेगा, यहाँ भी आपको हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड जोड़ना पड़ेगा। यहाँ आपको हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा एक चीज देख लिया जाए यहाँ पे कि कुल कितने कार्बन हैं और कुल कितने ऑक्सीजन है, कितने हाइड्रोजन है। इसका जो अणुसूत्र है, कार्बन आप गिन लीजिए खुद
1 2 3 4 5 कार्बन है, C5 हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 2 9 1 10 10 हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन कितने हैं? 1 2 3 4 और 5 O5। 1 2 3 4 और 5 ये इसका राइबोस शुगर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, अणुसूत्र है। राइबोस शुगर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, अणुसूत्र जिसको बोलते हैं। इसके बाद डीऑक्सी राइबोस शुगर की बात करें तो डीऑक्सी राइबोस शुगर बिल्कुल राइबोस शुगर जैसा होता है, लेकिन थोड़े से डिफरेंस में आते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। ये इस प्रकार से ये पेंटोज शुगर, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, और यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बट यहाँ पर दो जगहों पर, दोनों जगहों पर हाइड्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ सेम टू सेम CH2OH। तो आपने देखा कि ये डीऑक्सी राइबोस शुगर है, डीऑक्सी राइबोस शुगर। डी का मतलब होता है यहाँ पर एक ऑक्सीजन डी जनरेट हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ गायब हो गया है, केवल एक ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो रहा है। और अब इसके अणुसूत्र की बात करें, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका, तो ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका क्या होगा यहाँ पर देख लिया जाए। कार्बन कितने हैं? 5। हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन कितने हैं एक बार गिन लिया जाए, उसी के बराबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 10 हाइड्रोजन यहाँ है। बट ऑक्सीजन कितने हैं देख लिया जाए। ऑक्सीजन चूंकि एक घट गया है, एक डीजनरेट हो गया है ऑक्सीजन यहाँ से, तो कुल मिलाकर ऑक्सीजन 4 हो गए। तो इस प्रकार से इसका जो अणुसूत्र है डीऑक्सी राइबोस शुगर का ये है, और राइबोस शुगर का अणुसूत्र ये है, और स्ट्रक्चर राइबोस शुगर का ये है, और डीऑक्सी राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर ये है। थोड़ा सा क्योंकि हमें न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ना है तो इसके बारे में थोड़ी सी हम और जानकारी ले लें। इसके कार्बन की जो नंबरिंग की जाती है, कार्बन की नंबरिंग यहाँ से की जाती है। 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर भी कार्बन की नंबरिंग कर दें, क्योंकि आगे इन कार्बनों की ज़रूरत पड़ेगी ये न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में, न्यूक्लिक एसिड बनाते समय। 1 2 3 4 एंड 5। तो आपने देखा कि इसमें भी कुल 5 कार्बन, इसमें भी कुल 5 कार्बन, इसमें और इसमें केवल एक ऑक्सीजन के अंतर से हम लोग राइबोस शुगर और डीऑक्सी राइबोस शुगर की पहचान कर लेते हैं। तो इस प्रकार से पेंटोज शुगर के बारे में हमने आपको बताया। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि इसमें कुछ और बातें होनी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन राइबोस शुगर और डीऑक्सी राइबोस के मॉलिक्यूलर फार्मूला ये दोनों दिख रहे हैं आपको। इसके बाद ये स्ट्रक्चर भी आपको दिख रहा है। इसके बाद हम आपको पेंटोज शुगर के बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद आपको हम लेके चलते हैं नाइट्रोजन बेस पर। नाइट्रोजन बेस क्या होता है इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लें। नाइट्रोजन बेस को नाइट्रोजिनस बेस के नाम से भी जाना जाता है।
नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस दो प्रकार के होते हैं। बेस माने क्षार होता है आपका, नाइट्रोजन क्षार की बात करें तो ये भी दो प्रकार के होते हैं नाइट्रोजन बेस। इनको दो ग्रुपों में बांटा गया है। एक होता है प्यूरीन नाइट्रोजन बेस, प्यूरीन नाइट्रोजन बेस, और एक होता है पिरिमिडीन नाइट्रोजन बेस, पिरिमिडीन नाइट्रोजन बेस। प्यूरीन नाइट्रोजन बेस जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक एडेनिन होता है और एक गुआनिन होता है। एडेनिन को ए से दर्शाते हैं और गुआनिन को हम जी से दर्शाते हैं, कैपिटल जी और कैपिटल ए यहाँ लिखे गए हैं। पिरिमिडीन जो नाइट्रोजन बेस होता है ये तीन प्रकार का होता है। एक थायमीन होता है और एक साइटोसिन होता है और एक यूरेसिल होता है, यूरेसिल। तो आप याद रखेंगे नाइट्रोजन बेस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक आपका प्यूरीन नाइट्रोजन बेस होता है और एक पिरिमिडीन नाइट्रोजन बेस होता है। प्यूरीन नाइट्रोजन बेस दो प्रकार के होते हैं, एडेनिन गुआनिन, एडेनिन को ए से गुआनिन को जी से। पिरिमिडीन नाइट्रोजन बेस तीन प्रकार के होते हैं, थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। एक बात आपको और बताएंगे, एडेनिन गुआनिन अर्थात प्यूरीन जो नाइट्रोजन बेस होती हैं ये डबल रिंग वाले स्ट्रक्चर होते हैं, डबल रिंग वाले स्ट्रक्चर होते हैं, डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर। और ये सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर होते हैं। सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर होते हैं। आपको एक बात हम बताएं कि जो प्यूरीन नाइट्रोजन बेस होती है जो कि डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर होती है, वो चाहे एडेनिन हो चाहे गुआनिन हो, इसमें जो दो रिंग पाई जाती है, चाहे ये और ये दोनों में से किसी एक की बात करें, ये डबल रिंग वाले स्ट्रक्चर होते हैं। तो थोड़ा सा डबल रिंग वाला स्ट्रक्चर हम देख लें, जैसे इसका या इसका। चलिए एडेनिन का देख लेते हैं। जैसे इसका थोड़ा सा डिफरेंसेस में इसमें होता है, इन दोनों डिफरेंस होते हैं थोड़े से। तो एडेनिन का स्ट्रक्चर डबल रिंग वाला देख लें और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा किसी एक को लेकर के एक स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, नॉर्मली बात करते हैं। मैं बता दूं कि प्यूरीन जो नाइट्रोजन बेस होता है, जैसे एडेनिन की बात करें डबल रिंग स्ट्रक्चर अथवा इसकी बात करें तो इन दोनों में जो दो रिंग होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। मैं जैसे एडेनिन के बारे में बता रहा हूं आपको। एडेनिन के बारे में थोड़ा सा बता, डबल रिंग स्ट्रक्चर है ये। तो इस प्रकार से डबल रिंग बनी हुई है। कार्बन जो नंबरिंग की जाती है ये यहाँ से की जाती है, पहला, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर,
5वां नंबर, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां। ये इसमें 2 रिंग हैं। इसी प्रकार से इसमें भी 2 रिंग हैं। ये जो पहली रिंग आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, जो ये रिंग लगी हुई है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये रिंग हेक्सागोनल है, 6 भुजाओं वाली ये रिंग बनी है। और ये रिंग जो है 5 भुजाओं वाली है, मीन्स पेंटागोनल रिंग है। इस रिंग में बात करें तो कार्बन नंबर 1 पर नाइट्रोजन होती है, कार्बन नंबर 3 पर नाइट्रोजन होती है, और कार्बन नंबर 7 पर और कार्बन नंबर 9 पर नाइट्रोजन के परमाणु लगे होते हैं। और यहाँ कार्बन नंबर 6 पर NH2 ग्रुप लगा होता है, NH2। यहाँ डबल बॉन्ड होता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड होता है। आप ध्यान में रखेंगे कि ये हेक्सागोनल रिंग है और ये पेंटागोनल रिंग है। इस रिंग में पहले और तीसरे नंबर पर नाइट्रोजन परमाणु लगे होते हैं, रिंग के अंदर कॉर्नर पे बात कर रहे हैं। और पेंटागोनल रिंग में नाइट्रोजन 7वें और 9वें पर लगा हुआ है। और बाकी जो कॉर्नर पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर कार्बन के परमाणु होते हैं। अब कार्बन के परमाणु अगर यहाँ पर लगे हैं तो थोड़ा सा कार्बन के बॉन्ड की बात कर लें हम। कार्बन के कुल 4 बॉन्ड होते हैं, यहाँ पर कार्बन का 3 ही बॉन्ड है, तो ये सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन लगा होता है यहाँ पे। और यहाँ पर कार्बन के 4 बॉन्ड, यहाँ पर भी कार्बन के 4 बॉन्ड। यहाँ नाइट्रोजन का 2 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन लगा देंगे यहाँ पे 3, और एक कार्बन के साथ यहाँ हाइड्रोजन लगा देंगे, तो ये कुल मिलाकर के बॉन्ड सेटिस्फाइड हो जाता है। तो इसमें आपने देखा कि एडेनिन के जो यहाँ पर एडेनिन का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसमें कार्बन पहले नंबर पर नाइट्रोजन और तीसरे नंबर पर नाइट्रोजन है हेक्सागोनल रिंग में, और पेंटागोनल रिंग में 7वें और 9वें नंबर पर नाइट्रोजन के परमाणु लगे हैं। शेष जगहों पर कार्बन लगे होते हैं, और एक कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं और एक नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं। बॉन्ड मीन्स कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध की बात कर रहे हैं। और यहाँ कार्बन नंबर 6 पर NH2 ग्रुप लगा होता है। इस प्रकार से देखा जाए तो ये एडेनिन का ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। अगर हम गुआनिन की बात करें तो कुछ नहीं, केवल यहाँ जो NH2 ग्रुप है, अगर आप गुआनिन के स्ट्रक्चर की बात करें तो गुआनिन का जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा इससे डिफरेंस हो जाता है। यहाँ पर आपका NH2 ग्रुप लग जाता है और यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो जाता है। मतलब एक बार हम गुआनिन के स्ट्रक्चर की बात कर दें, गुआनिन के स्ट्रक्चर की बात कर दें तो चलिए, ये भी पेंटागोनल, यहाँ पे ये हेक्सागोनल और ये पेंटागोनल है। सेम टू सेम सारे प्रोसेस वहीं रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर भी नाइट्रोजन रहेगी, जो नाइट्रोजन जहाँ पे है वहीं रहेगी। नाइट्रोजन का परमाणु यहाँ, नाइट्रोजन का परमाणु यहाँ, यहाँ भी नाइट्रोजन का परमाणु, और यहाँ भी नाइट्रोजन का परमाणु रहेगा। लेकिन थोड़ा सा ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड रहेगा
यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाता है और ये बॉन्ड यहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन के 2 परमाणु लग जाएंगे, NH2 यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, चूंकि नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं तो 1, 2 और 3 होने चाहिए। नाइट्रोजन का यहाँ पर 2 और 1 3, यहाँ पे कार्बन लगे हैं, यहाँ पे कार्बन, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ डबल रिंग है, डबल बॉन्ड है और यहाँ पर हाइड्रोजन लगी हुई है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगी। ये गुआनिन का स्ट्रक्चर हो जाता है। किसका स्ट्रक्चर हो जाता है? गुआनिन डबल रिंग स्ट्रक्चर। तो ऐसे जिस प्रकार से आपने एडेनिन का देखा सेम टू सेम, थोड़े से परिवर्तन के साथ आपने गुआनिन का स्ट्रक्चरल फार्मूला देख लिया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम आपको ऐसे ही रोचक चीज़ों के बारे में बताते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।